लिन की ये सच में थक चुका था, दिमाग से भी और जिस्म से भी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूल बदलने के पहले ही दिन उसके साथ ऐसा कुछ होगा। एक मॉन्स्टर से मुलाकात, क्लासमेट्स का धोखा, एक जानलेवा लड़ाई, अचानक आंखों का खुल जाना और फिर कहीं से एक सुपरमैन का आना और चुपके से निकल जाना। लिन की ये कोई बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि आज रात जो भी हुआ उसका ताल्लुक दुनिया के उस छुपे हुए पहलू से है। वो चेहरा खाने वाला मॉन्स्टर, उसके शरीर से निकली सुनहरी रोशनी और वो आदमी जिसने अकेले ही मॉन्स्टर को हरा दिया। वो आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था और जिस तरह वो वॉकी टॉकी पर रिपोर्ट कर रहा था उससे साफ था कि उसके पीछे कोई बड़ा संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऐसा संगठन जो दुनिया की नजरों से छुपकर ऐसी अजीब चीजों से निपटने का काम करता है। उस आदमी ने लिन किए के शरीर से निकली रोशनी देखी होगी। शायद उसे अकेले मॉन्स्टर मारते हुए भी देखा होगा, इसलिए वो उसे अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता था। अगर लिन की ये कहे कि उसे इस छुपे हुए संसार के बारे में कोई क्यूरियोसिटी नहीं है तो ये झूठ होगा। वो जानना चाहता है कि आखिर उसने क्या देखा था और उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से किसी मुसीबत के भंवर यानी वॉर्टेक्स में नहीं फंसना चाहता। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जान लेने के बाद भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो कोई हीरो बनकर इंसानियत को बचाना नहीं चाहता था, वो बस एक चीज बचाना चाहता था, अपना घर। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। वो जानी पहचानी धुंध फिर से छा गई। सपने में लिन किए ने इधर उधर देखा और बेबस होकर सांस ली। तुम अभी भी पीछा नहीं छोड़ोगी? जागते वक्त मॉन्स्टर से लड़ो और सोते वक्त दरवाजा खटखटाओ। जिंदगी कितनी मुश्किल है। लिन किए आराम से 2 कदम चला और जल्द ही एक मेंटल हॉस्पिटल का धुंधला सा नक्शा उसकी आंखों के सामने आ गया। दाहिने हाथ पर एक पुरानी पट्टी लगी थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था द मेंटल हॉस्पिटल ऑफ द गॉड्स, यानी देवताओं का पागल खाना। लिन की एक गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने गेट पर लगे रिंग को पकड़ा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने रिंग को छुआ, पूरी जमीन हल्की सी कांप उठी। आसपास की धुंध अचानक उबलने लगी। लिन की ये हैरानी से रिंग पकड़े खड़ा रहा। ये क्या बला है? मैंने अभी खटखटाया भी नहीं, ये कंपन क्यों शुरू हो गया? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अचानक बिजली की तरह एक ख्याल उसके दिमाग में आया। क्या इसलिए क्योंकि आज उसने अपनी आंखें खोली थी? लिन किए ने सर झुकाया और सपने में अपने शरीर को देखा। उसकी आंखें चमकने लगी। पहले सपने में उसका शरीर ट्रांसलूसेंट यानी आधा गायब होता था, किसी हवा के झोंके जैसा कमजोर। लेकिन आज उसका शरीर काफी ठोस लग रहा था। भले ही अभी पूरी तरह मटेरियल नहीं बना था, पर अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। उसने सर उठाया और उस दरवाजे को देखा जो पिछले 5 साल से उसे रोके हुए था। उसकी नजरों में एक नई उम्मीद थी। आज शायद काम बन जाए। उसने गहरी सांस ली, हाथ में रिंग को कस के पकड़ा और पूरी ताकत से दरवाजे पर मारा। क्लैंग! मेंटल हॉस्पिटल के अंदर से एक पुरानी घंटी की आवाज आई जो पहले से कई गुना तेज थी। शुक्र है कि लिन किए का अभी असली शरीर नहीं था, वरना इस आवाज से उसके कान के पर्दे फट जाते। घंटी बजते ही पूरा मेंटल हॉस्पिटल फिर से जोर से कांप उठा। बात बन रही है। लिन किए की आंखें चमक उठी। क्लैंग! 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 लिन किए रुका नहीं। उसने लगातार 3 बार दरवाजा खटखटाया। मेंटल हॉस्पिटल किसी भूकंप की तरह हिल गया। आखिरकार आखिरी बार खटखटाने के बाद हॉस्पिटल के अंदर से एक भारी आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। बस जब लिन किए फिर से खटखटाने वाला था, सामने वाला दरवाजा एक भारी क्रीटिंग साउंड के साथ धीरे धीरे हिलने लगा। दरवाजा खुल गया। बूम बूम! दरवाजा पूरा खुलने के बाद लिन किए के सामने एक पुराना और अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे का फर्श किसी अनजान मटेरियल का बना था जिसमें से हल्की फ्लोरेसेंट रोशनी निकल रही थी। दीवारों पर जलते हुए रोशनी के गोले लटक रहे थे जो बेहद रहस्यमयी लग रहे थे। लिन किए इस लंबे गलियारे में आगे बढ़ा। जल्द ही रास्ता 2 हिस्सों में बट गया और ऊपर एक मॉडर्न स्ट्रीट साइन लटका हुआ था। बाईं तरफ वार्ड है और दाहिनी तरफ एक्टिविटी एरिया। लिन किए ने साइन देखा और खुद से बड़बड़ाया, यहाँ का नक्शा बिल्कुल वैसा ही क्यों है जैसा उस मेंटल हॉस्पिटल का था जहाँ मैं रहता था? लिन किए थोड़ा हिचकिचाया और पहले एक्टिविटी एरिया की तरफ गया। एक्टिविटी एरिया में ज्यादा कमरे नहीं थे, पर वहाँ हर चीज थी। टीवी और मूवीज देखने के लिए मल्टीमीडिया रूम, चेस और मस्ती के लिए लाउंज, पढ़ाई के लिए स्टडी रूम। बिल्डिंग के बीच में एक गोलाकार ओपन एयर लॉन भी था जहाँ स्पोर्ट्स का सामान था।
बिल्कुल वैसा ही है। ये सपना सच में अजीब है। लिन किए ने माथा सिकोड़ा और शक में सर हिलाया। एक्टिविटी एरिया देखने के बाद वो वापस दूसरी तरफ वार्ड एरिया की ओर गया। जब वो वार्ड एरिया के दरवाजे पर पहुंचा, लिन किए अचानक रुक गया। यहाँ कुछ अलग है। लिन किए ने अपने सामने उस अंधेरे और सूने गलियारे को देखकर बड़बड़ाया। उसे अच्छे से याद था कि सनशाइन मेंटल हॉस्पिटल में वार्ड्स की कई फ्लोर्स थीं और भले ही फैसिलिटीज एडवांस नहीं थी, पर सफाई रहती थी। लेकिन यहाँ लिन किए के सामने वार्ड एरिया की सिर्फ एक फ्लोर थी और सिर्फ 6 कमरे थे। इन 6 कमरों के दरवाजों पर अजीबोगरीब सिंबल्स और चित्र बने थे। वो इतने घने यानी डेंसली पैक्ड थे जैसे कोई सील लगाई गई हो। उन्हें देखकर ही लिन किए का सर घूमने लगा। लिन किए ने जबरदस्ती अपनी नजर दरवाजे से हटाई, दिमाग को शांत किया और दूसरी जगह देखा। वार्ड के ऊपर दाहिनी तरफ एक पुराना डोर प्लेट लगा था। हर वार्ड के डोर प्लेट पर अलग पैटर्न बना हुआ था। जैसे वार्ड नंबर 1 जहां लिन किए खड़ा था, उसके डोर प्लेट पर एक बड़ा काला गोला यानी ब्लैक सर्कल बना हुआ था। वार्ड नंबर 2 के डोर प्लेट पर एक डंडा और एक कलम जैसा कुछ बना था। लिन किए गलियारे में आगे बढ़ा और आखिर में 6ठे वार्ड तक पहुंचा। इन डोर प्लेट्स को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो सामने वाले अजीब दरवाजे को देखकर गहरी सोच में पड़ गया। इस सपने के मेंटल हॉस्पिटल में सिर्फ वार्ड एरिया ही सनशाइन मेंटल हॉस्पिटल से अलग था। तो क्या सच में कोई मरीज इन वार्ड्स में रहता है, या फिर जैसा कि इस हॉस्पिटल का नाम है, जो अंदर रहता है वो देवता है? लिन किए थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर 6ठे वार्ड के हैंडल की तरफ ले गया। ऐसा नहीं था कि लिन किए लापरवाह था। एक तो ये उसका सपना था, अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरा, इस हॉस्पिटल में घुसने के लिए उसने 5 साल दरवाजा खटखटाया था। वो ऐसे ही खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था। और उसके अवचेतन मन में उसे लग रहा था कि शायद इस हॉस्पिटल में उससे जुड़े कुछ राज छुपे हैं, वरना यहाँ का नक्शा सनशाइन मेंटल हॉस्पिटल जैसा क्यों होता? लिन किए का हाथ पास गया, उंगलियों ने हैंडल को छुआ और एक ठंडा एहसास हुआ। कोई झटका या दर्द नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। हाथ बड़े आराम से हैंडल पर जम गया। लिन किए ने जोर से खींचा, दरवाजा हिला तक नहीं। वो वहीं खड़ा रहा, पूरी ताकत लगाई और फिर से खींचा, अब भी नहीं हिला। लिन किए ने उस कमरे को छोड़ दिया और 5वें वार्ड के दरवाजे पर गया। वहां भी जोर लगाया, नहीं खुला। चौथा कमरा, तीसरा कमरा, दूसरा कमरा। लिन किए ने एक एक करके सब ट्राई किया, पर कोई दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार वो पहले वार्ड के दरवाजे पर पहुंचा। ये सोचकर कि ये भी नहीं खुलेगा, लिन किए ने पहले वार्ड के दरवाजे को जोर से खींचा। क्रैक! हैंडल से एक हल्की आवाज आई। दरवाजे पर बने वो अजीब लाइंस और पैटर्न्स अचानक टूट गए और फिर हवा में धुआं बनकर गायब हो गए। लिन किए चौंक गया, कुछ कदम पीछे हटा और सीधा सामने देखा। दरवाजा खुल चुका था। वहाँ कुल 6 वार्ड्स थे, लेकिन उनमें से सिर्फ पहला दरवाजा खुलने वाला था। लिन किए सोचने लगा कि क्या सिर्फ यही एक दरवाजा है जो खुलने के लिए सेट किया गया है, या फिर ये वैसा ही है जैसे 5 साल तक दरवाजा खटखटाने वाली बात थी कि उसकी करंट ताकत सिर्फ पहले दरवाजे को खोलने के लायक है। आखिर 5 साल तक उसने दरवाजा खटखटाया था और आंखें खुलने के बाद जब उसका मेंटल परसेप्शन बढ़ गया, तब जाके वो दरवाजा खोलकर हॉस्पिटल के अंदर आ पाया। तो क्या अगले 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th वार्ड्स भी तभी खुलेंगे जब उसकी खुद की पावर बढ़ेगी? लिन किए को पक्का नहीं पता था, और अभी उसके पास इन सब बातों पर दिमाग लगाने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों के बिल्कुल सामने उस वार्ड का दरवाजा जो कभी सील से ढका हुआ था, अब धीरे धीरे खुल रहा था। वार्ड के अंदर जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी और रोशनी भी काफी कम थी, बिल्कुल अंधेरा सा। बीच में एक चेयर रखी हुई थी। उस चेयर पर एक औरत बैठी थी जिसने स्टार सैंड जैसा ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था और वो बस सुन्न होकर सामने घूर रही थी। उस औरत और एक चेयर के अलावा उस अंधेरे कमरे में और कुछ भी नहीं था। लिन किए संभल कर दरवाजे तक गया, थोड़ा सोचा और फिर चेहरे पर एक बहुत ही ऑफिशियल सी स्माइल लाकर अंदर बैठी उस औरत को हाथ हिलाया। उसने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि वो लिन किए है, चाहे वो कोई भी हो, पहले पोलाइट रहना ही सही है। वैसे भी कहावत है कि हंसते हुए चेहरे पर कोई हाथ नहीं उठाता, तो खुद पोलाइट रहो, भले ही सामने कोई भगवान भी हो तो उन्हें एम्बैरेस नहीं करना चाहिए। लेकिन लिन किए की स्माइल वहीं जम गई, क्योंकि ब्लैक ड्रेस वाली वो औरत बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह बिना हिले डुले बैठी रही। आखिरकार लिन किए ने दांत भींचे और सीधा कमरे के अंदर चला गया। जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसा, उस औरत के पीछे वाली दीवार पर अचानक कुछ लाइंस लिखी हुई आ गई। वहां लिखा था,
वार्ड 1, पेशेंट निक्स यानी निक्स। टास्क निक्स की मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में मदद करना। जब ट्रीटमेंट प्रोग्रेस स्पेसिफाइड वैल्यू तक पहुंचेगी, यानी 1%, 50% और 100%, तब निक्स की कुछ एबिलिटीज रैंडमली सिलेक्ट की जा सकती हैं। करंट हीलिंग प्रोग्रेस 0%। दीवार पर लिखा नाम पढ़कर लिनकिए की सांस अटक गई। निक्स। वैसे तो उसे मिथोलॉजी के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन निक्स का नाम सुना था। गॉडेस ऑफ द नाइट, जो एंशिएंट ग्रीक मिथोलॉजी के 5 क्रिएटर गॉड्स में से एक मानी जाती है। ये मिथोलॉजी सिस्टम के टॉप पर खड़े कुछ गिने चुने भगवानों में से एक है। तो क्या ये सामने सुन बैठी हुई औरत वही फेमस एवर नाइट गॉडेस है? उसका टेम्परामेंट बहुत ही कूल और एलिगेंट था। फेशियल फीचर्स में कोई कमी नहीं थी। उसके लंबे काले बाल किसी वाटरफॉल की तरह पीछे लटक रहे थे और वो ब्लैक स्टार सैंड ड्रेस रात जितनी गहरी थी, जो उसकी बर्फ जैसे सफेद स्किन को और हाईलाइट कर रही थी। भले ही उसकी आंखें डल थीं, लेकिन बस वहां बैठे होने से ही उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो इंसानों की रेंज से बहुत परे था। इतिहास की बड़ी बड़ी फीमेल एम्परर्स भी इसके सामने कुछ नहीं थी। निक्स, वो एक गॉड थी और एक एम्परर भी, रात की रानी। लिनकिए ने अपनी थोड़ी पर हाथ फेरा और निक्स को गौर से देखा। उसने भगवान को अपनी आंखों से देखा था और चांद पर उस सेरेफिम के मुकाबले उसे लगा कि निक्स में कुछ तो कमी है। डिविनिटी, ताकत, अथॉरिटी या शायद कुछ और, उसे पता नहीं था, लेकिन वो अंदाजा लगा सकता था कि निक्स की ये हालत उसकी बीमारी की वजह से है। लेकिन ये तो एक गॉड है, मिथोलॉजी के टॉप पर खड़ी हुई शक्ति। ये बीमार कैसे हो सकती है? ये नेचुरल है या किसी ने जानबूझकर किया है? अगर नेचुरल कहा जाए तो लिनकिए को यकीन नहीं होता, लेकिन अगर आर्टिफिशियल है तो लिनकिए को नहीं पता कि ऐसी कौन सी चीज है जो गॉडेस ऑफ द नाइट को बीमार कर दे, और वो भी मेंटली इल। दीवार पर लिखी बात के हिसाब से लिनकिए को अब कोशिश करनी थी निक्स को क्योर करने की, लेकिन उसे बीमारी है क्या? एक फॉर्मर मेंटल पेशेंट के नाते लिनकिए को थोड़ा बहुत पता था। डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, पैरानोइया वगैरह। इलाज शुरू करने के लिए पहले बीमारी पकड़नी पड़ेगी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो निक्स के सामने नीचे बैठ गया और उसकी आंखों के आगे हाथ हिलाया। उसने धीरे से निक्स के कान में पूछा कि क्या वो उसे सुन सकती है। अचानक निक्स की बॉडी कांप उठी, जिससे लिनकिए डर गया और अनजाने में ही कुछ कदम पीछे हट गया। अगले ही पल निक्स ने अपनी गर्दन अकड़कर लिनकिए की तरफ मोड़ा और अपनी उन डल आंखों से उसे घूरने लगी। लिनकिए ने डर के मारे थूक निकला। वो हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जब घूरते घूरते लिनकिए का सर सुन्न होने लगा, तब निक्स की आंखों के भाव बदले। पहले सुस्ती से शक, फिर शक से सदमा और फिर सदमे से आंसू। निक्स का शरीर हल्का सा कांपा, आंखों में आंसू घूमने लगे और उसने बड़ी मुश्किल से होंठ खोले। काफी देर तक गला रुंधा रहा, फिर एक भरी हुई आवाज निकली। वो बोली कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया, उसका बच्चा। उस पर लिनकिए को लगा जैसे पैरों से लेकर दिमाग तक करंट दौड़ गया हो। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। वो, मैं, बच्चा, क्या? लिनकिए को याद नहीं था कि उसके पेरेंट्स कैसे दिखते थे, क्योंकि पैदा होने के बाद वो उसे आंट के पास छोड़कर गायब हो गए थे। लेकिन नहीं, अगर रुको, ये विदेशी गॉडेस ऑफ द नाइट चाइनीज कैसे बोल रही है? ओ हाँ, ये उसका सपना है और गॉड की लैंग्वेज समझना अजीब नहीं होना चाहिए। शायद ये कोई ब्रेन वेव सिग्नल हो। जब लिनकिए ये सब उल्टी सीधी बातें सोच ही रहा था, निक्स खड़ी हो गई। उसने बाहें फैलाईं और लड़खड़ाते हुए लिनकिए की तरफ भागी। वो तेज होती गई और उसका चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। उस वक्त लिनकिए का दिमाग खिचड़ी बन चुका था। उसने भी अनजाने में अपनी बाहें खोल दी, गॉडेस ऑफ द नाइट के गले लगने के लिए। लेकिन गॉडेस ऑफ द नाइट लिनकिए के बगल से भागती हुई निकल गई। उसने लिनकिए को गले नहीं लगाया, बल्कि उसके पीछे खिड़की पर रखे एक छोटे से वास को गले लगा लिया। निक्स ने उस वास को जोर से पकड़ा हुआ था। चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वो कह रही थी कि उसका बच्चा अभी भी जिंदा है। आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया। लिनकिए बस देखता रह गया। क्या? इसके तुरंत बाद निक्स की नजर उस चेयर पर पड़ी जिस पर वो पता नहीं कब से बैठी थी। एक पल की खामोशी के बाद वो आगे लपकी और चेयर और वास दोनों को गले लगाकर फिर से रोने लगी। वो चिल्लाई, हिप्नोस, मेरे बच्चे, तुम भी यहाँ हो। बेचारा लिनकिए वहीं स्टैचू बना खड़ा था, ये देखते हुए कि कैसे निक्स वास, चेयर, दीवार और हवा को अपना बच्चा समझकर रो रही है। लिनकिए ने सोचा कि उसे शायद समझ आ गया है कि निक्स की बीमारी क्या है। ये तो सच में बहुत सीरियस है। सुबह सुबह लिनकिए अपने सपने से जागा, खाली छत को देखा और एक बेबस सी सांस ली। निक्स के साथ रात बिताने के बाद उसे बिल्कुल ठीक महसूस नहीं हो रहा था। जैसे ही वो उठने वाला था, अचानक उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली।
उसके दिमाग में वो धुंध में लिपटा हुआ गॉड्स का मेंटल हॉस्पिटल डूब रहा था और उसे महसूस हुआ कि उसके और हॉस्पिटल के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया है। अब उसे सोने की जरूरत नहीं थी, वो कभी भी अपनी कॉन्शियसनेस उस मेंटल हॉस्पिटल में भेज सकता था। क्या दरवाजा खुलने का यही फायदा है? लिन किए ने ट्राई करने के लिए कनेक्शन जोड़ा और वो तुरंत हॉस्पिटल में हो रही हर चीज को फील कर पा रहा था। हाँ, बाकी 5 सील्ड वार्ड्स में अभी भी नहीं झांक सकता था। उस वक्त निक्स आंगन में वास और चेयर पकड़े बगल में हवा से अकेले ही बातें कर रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी। लिन किए बेड पर बैठा मायूसी से अपनी आंखों के किनारों को रगड़ते हुए बड़बड़ाया कि इलाज कैसे करूं? वो कोई डॉक्टर थोड़ी है जो उसकी मदद कर सके। अचानक लिन किए की आंखें चमक उठी, जैसे कुछ याद आया हो। उसने अपनी आंखें थोड़ी नैरो की और उसके मुंह के कोने पर एक स्माइल आ गई। कैंगनान सिटी, एक ऊंची बिल्डिंग। क्विक। दरवाजा धीरे से धक्का लगने पर खुला और जाओ कोंगचेंग बिल्कुल बेजान तरह से अंदर चला आया, बीच बीच में लंबी आहें भरता हुआ। कमरे में बैठे 5 लोगों ने उसकी हालत देखकर हैरानी से पूछा कि ओल्ड जाओ, उसे क्या हुआ है? किसी ने अंदाजा लगाया कि शायद कल रात चोट लग गई। किसी ने कहा कि इस शक्ल को देखकर तो प्यार में पड़ने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। एक ने तो ये भी बोल दिया कि क्या बीवी डिवोर्स दे रही है। 5 ने एक दूसरे से अंदाजे लगाए और थोड़ी देर बाद शांत जाओ कोंगचेंग ने फिर एक आंख भरी। उसने पूछा कि क्या वो सच में इतना अनअट्रैक्टिव है। सबने एक साथ अपनी आंखें घुमाई, जैसे कि ये बात सुनी ही ना हो। सब अपने हाथ में लिए काम में लग गए। कोई चाकू तेज कर रहा था, कोई बंदूक साफ कर रहा था, कोई फोन में लगा था और कोई तो सो ही गया। जाओ कोंगचेंग परेशान हो गया। वो सीरियस होकर पूछ रहा था। जब किसी ने भाव नहीं दिया तो होंग यिंग ने, जो बंदूक पहुंच रही थी, आ भरते हुए पूछा कि क्या उसे कोई सदमा लगा है। जाओ रुका और बोला कि हाँ, वो कल रात गोल्डन फॉरबिडन रूइंस के ओनर से मिला था। ये सुनते ही सबने अचानक सर उठाया, अपने काम रोक दिए और उनकी आंखों में चमक आ गई। सबने पूछा कि क्या ये वही बंदा है जो सराफ का एजेंट होने का शक है? क्या वो बहुत ताकतवर है? कौन है वो? जाओ कोंगचेंग ने सर हिलाया और कहा कि वो लोग ज्यादा सोच रहे हैं। वो बस एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट है। जो क्लाइन लेवल की पावर फ्लक्चुएशंस महसूस हुई थी, वो शायद सराफ की बची खुची पावर थी जो उस पे रह गई थी। वो अभी चैनजिंग में बस एक नया आने वाला है। ये सुनकर उन लोगों की आंखों में थोड़ी निराशा आ गई। उन्हें लगा था कि कैंगमैन सिटी में कोई क्लाइन लेवल का पावर हाउस आ गया है। सोफा पर बैठे आदमी ने आंखें थोड़ी सिकोड़ी और कहा कि अगर उस एक्सट्रीमली डेंजरस गॉड ने सच में कोई एजेंट चुना है और शेन शू दिया है तो ये बड़ी बात है। इसे तुरंत ऊपर रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर किसी ने पूछा कि अगर वो मिला था तो बाकी लोग कहाँ हैं? वो ऐसे इम्पोर्टेंट आदमी को वापस क्यों नहीं लाया? जाओ कोंगचेंग ने धीरे से कहा कि वो भाग गया। उसने स्कूल बैग लेने का बहाना बनाया और जब जाओ डेज में था तब वो निकल गया। सब लोग स्पीचलेस हो गए। अभी वो लोग शिकायत करने ही वाले थे कि कमरे का दरवाजा फिर खुला। एक आदमी डार्क रेड क्लोक पहने अंदर आया। उसके चेहरे पर अभी भी खून लगा था और कदम इतने भारी थे जैसे उनमें शीशा भर दिया गया हो। इस आदमी को देखकर जाओ कोंगचेंग समेत सब लोग तुरंत खड़े हो गए। सबने कैप्टन कहकर आवाज लगाई और हाल पूछा। कैप्टन ने हाथ हिलाया, खून से सना क्लोक उतारा और दरवाजे के पास एक छोटे स्टूल पर बैठ गया। उसकी आंखों के ऊपर थकावट साफ दिख रही थी। उसने बताया कि वो ठीक है, लेकिन गोस्ट फेस किंग हाथ से निकल गया। सबके चेहरे अचानक सीरियस हो गए। कैप्टन ने आगे बताया कि कल रात उसने गोस्ट फेस किंग का नॉर्दर्न सबर्ब्स तक पीछा किया और लड़ाई की। वो बुरी तरह जख्मी था और फिर बिना हिचकिचाए खुद को चोट पहुंचाकर भाग निकला। किसी ने पूछा कि क्या वो अब तक कैंगनान सिटी से भाग चुका होगा? सोफा पर बैठे आदमी ने अचानक कहा, नहीं, जरूरी नहीं है। सबने उसकी तरफ देखा। कैप्टन ने उसे बोलने को कहा। वो शियांगनान धीरे से खड़ा हुआ, सोफा के नीचे से कैंगनान सिटी के आसपास का मैप निकाला और जमीन पर फैला दिया। उसने समझाया कि कैंगनान सिटी की लोकेशन काफी रिमोट है और पास के शहर काफी दूर हैं। कैप्टन ने कल रात नॉर्दर्न सबर्ब्स में लड़ाई की। कैंगनान के अलावा नजदीकी शहर भी हजारों किलोमीटर दूर है। वू शियांगनान ने मैप पर एक सर्कल बनाया। होंग यिंग ने पूछा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तब कैप्टन की आंखें चमकने लगी। उन्होंने कहा कि गोस्ट फेस किंग सीरियस जख्मी है। वो इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर सकता जब तक कि वो अपनी ताकत रिकवर ना कर ले। वू शियांगनान ने बात आगे बढ़ाई कि अगर उसे ताकत वापस चाहिए तो उसे कैनिबलिज्म यानी इंसानों को खाना पड़ेगा। इसका मतलब वो पक्का कैंगनान सिटी वापस आएगा। जाओ कोंगचेंग ने थोड़ा फ्राउन किया क्योंकि कैंगनान सिटी बहुत बड़ा है, पता नहीं वो कहाँ से निकलेगा।
वू शियांगनैन ने चश्मा ठीक किया और मैप पर लाल पेन से कर्व बनाया। सीवर। गोस्ट फेस लोगों को सीवर में घुसना पसंद है और वो पहले भी सीवर से ही भागा था। नॉर्दर्न सबर्ब्स को कनेक्ट करने वाला सिर्फ एक ही सीवर है। इसका मतलब जहां गोस्ट फेस दिखा वो शायद इसी सीवर के रास्ते में कहीं है। कैप्टन की आंखों में एक ठंडी चमक आई और उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि सीवर के साथ साथ सर्च शुरू करो। इस बार उसे भागने नहीं देना है। जाते जाते वू शियांगनैन ने जाओ कॉन्गचेंग की तरफ देखा और कहा कि एक और बात है, सराफ के एजेंट को वापस लाना जरूरी है। उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और वो चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के हाथ नहीं लगना चाहिए। एक तरह से ये काम गोस्ट फेस किंग को खत्म करने से ज्यादा प्रायोरिटी है। जाओ कॉन्गचेंग ने तुरंत सीना चौड़ा किया और कहा कि ये काम उस पे छोड़ दो, वो उस लड़के को अपने हाथों से पकड़ कर लाएगा। होंग यिंग ने धीरे से याद दिलाया कि वो तो भाग गया था, क्या वो अब मिलेगा? जाओ के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आई। उसने नंबर 2 मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी। आज वो स्कूल गेट पर ही घेरा डाल लेगा, देखता है वो कैसे नहीं मिलता। दूसरी तरफ घर पर यांग जिन ने लिन की ये को देखा, जो ना तो स्कूल यूनिफॉर्म में था और ना ही स्कूल बैग लिया था, और क्यूरियोसिटी से पूछा कि भैया आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे? लिन की ये जूते पहनते हुए बोला कि आज कुछ काम है इसलिए नहीं जाएगा। उसने पूछा कि क्या आंटी अभी सो रही हैं? यांग जिन ने बताया कि वो बस 1 घंटा पहले वापस आई हैं। लिन ने कहा उसे पता है और यांग जिन को जल्दी स्कूल जाने को कहा। लिन किए ने दरवाजा बंद किया और चुपचाप अपनी आंखों से वो काला साटन का कपड़ा उतारकर जेब में रख लिया। उसकी आईसाइट वापस आ गई थी, लेकिन उसने अभी आंट और यांग जिन को नहीं बताया था। एक तो आंट कल रात इवनिंग शिफ्ट पर थी तो वो मिले ही नहीं। दूसरा ये कि लिन की ये को ये आंखें अभी मिली हैं और वो इनकी ताकत कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कभी कभी अचानक गोल्डन लाइट आंखों से निकलने लगती है। भले ही वो ज्यादा ऑब्वियस ना हो, पर अगर आंट देख लेती तो जबरदस्ती आंखें चेक करवाने भेज देती, जो पैसे की बर्बादी होती। वो चाहता था कि जब वो पूरी तरह कंट्रोल कर ले तब बताए, लेकिन क्योंकि वो घर से बाहर था तो काला कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं थी। वो बहुत अलग दिखता। लिन की ये ने जेब से वो सनग्लासेस निकाले जो यांग जिन ने उसे पहले खरीद कर दिए थे, उन्हें पहना और लंबे कदम बढ़ाते हुए बस स्टॉप की तरफ चल दिया। 1 घंटे से ज्यादा धक्के खाने के बाद लिन की ये आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया, सनशाइन मेंटल हॉस्पिटल। पिछली बार लिन की ये यहाँ 10 साल पहले आया था। इन 10 सालों में लिन की ये बहुत बदल गया था, और ये मेंटल हॉस्पिटल भी। सारी पुरानी दीवारें नई हो गई थी, गेट पहले से दुगना चौड़ा हो गया था। 2 मॉडर्न हाई राइज बिल्डिंग्स ने उस पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग की जगह ले ली थी, और सनशाइन मेंटल हॉस्पिटल के 6 शब्द भी अब गोल्ड में लिखे हुए थे। गेट पर खड़े होकर लिन की ये अपने सामने इस मॉडर्न हॉस्पिटल को अपनी यादों वाली उस छोटी बिल्डिंग से जोड़ नहीं पा रहा था। सिर्फ एक चीज जो शायद नहीं बदली थी, वो था दरवाजे पर बैठा बुढ़ा आदमी। बस उसका शरीर काफी झुक गया था और बाल काफी सफेद हो गए थे। उस बुढ़े ने शायद लिन की ये को देख लिया था। उसने आंखें सिकोड़ी, अपना राइट हैंड उठाया और लिन की ये की तरफ उंगली की। जब लिन की ये को लगा कि बुढ़ा उसे अभी भी याद रखता है और हेलो बोलने वाला है, तभी वो अंकल जोर से चिल्लाए, ओए बेवकूफ, वहाँ पीछे गाड़ी का रास्ता रोक रखा है। बूम बूम बूम, दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अंदर से परमिशन मिली तो लिन की ये दरवाजा ढकेलकर कंसल्टिंग रूम के अंदर चला गया। टेबल के उस पार एक अधेड़ उम्र यानी मिडिल एज्ड मेल डॉक्टर बैठा था। उसने व्हाइट कोट पहना हुआ था और उसके सर के बाल इतने कम थे कि बीच में से पूरा साफ था, बिल्कुल मेडिटेरेनियन स्टाइल, जो शायद विजडम की निशानी लग रहा था। लिन की ये चेयर पर बैठ गया। डॉक्टर ने बड़े आराम से पूछा कि बताओ क्या दिक्कत है। लिन की ये ने जवाब दिया कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने पूछा कि अगर सब ठीक है तो यहाँ क्या कर रहे हो। लिन की ये ने सफाई दी कि वो ठीक है, लेकिन उसका एक दोस्त है जिसे बहुत सीरियस मेंटल इलनेस है। ये सुनते ही डॉक्टर ने अजीब नजरों से लिन की ये को देखा। मुस्कुराते हुए अपने सर के बचे कुचे बालों को सहलाया और पूछा कि वो दोस्त कहीं तुम खुद तो नहीं हो। लिन की ये ने सीरियस होकर मना किया, कहा कि सच में दोस्त है। डॉक्टर ने कहा ठीक है, तो बताओ कि तुम्हारे नहीं उस दोस्त को क्या हुआ है, स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या हैं। लिन की ये थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला कि ये डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर ने स्माइल करते हुए सजेस्ट किया कि वो खुद को वो दोस्त समझ ले और एक्टिंग करके दिखाए। लिन किए ने पहले डॉक्टर को हैरानी से देखा, थोड़ा हिचकिचाया, फिर बेबस होकर हाँ में सर हिला दिया। धीरे से लिन किए अपनी सीट से उठा। डॉक्टर की नजरों के सामने वो सीधा उनके पास गया। उसने अपने हाथ फैलाए और उस मिडिल एज डॉक्टर का सर अपनी बाहों में भर लिया। दूसरे हाथ से उसने डॉक्टर के सर के उन गिने चुने बालों को प्यार से सहलाया। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा काइंडनेस थी और उसने धीरे से कहा, मेरे बड़े बच्चे, पापा ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया।
डॉक्टर बिल्कुल सुन पड़ गया। अगले 10 मिनट तक लिन किए को अपनी जिंदगी भर की सीखी हुई आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे वाली स्किल्स लगानी पड़ी, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये बीमारी सच में उसे नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो वहीं के वहीं जबरदस्ती एडमिट होने से बचा। डॉक्टर ने कंफर्म किया तो वो दोस्त हर चीज को अपना बच्चा समझता है। सही है। क्या वो काफी देर से रो रही है? हाँ, हमेशा रोती रहती है। क्या वो आंगन में बैठकर वास और स्टूल को कहानियां सुनाती है? बिल्कुल सही। नींद कैसी है? वो सोती ही नहीं। डॉक्टर ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा कि दोस्त की हालत बहुत सीरियस है। उसने स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाऊं। लिन किए ने बेबसी से कहा कि उसकी सिचुएशन काफी स्पेशल है, वो एडमिट नहीं हो सकती। जाहिर है वो सच थोड़ी बता सकता था। अगर वो कहता कि रात की देवी निक्स पेशेंट है और वो उसके दिमाग के मेंटल हॉस्पिटल में रहती है, तो डॉक्टर तुरंत उसे ही एडमिट करने का नोटिस दे देता। डॉक्टर ने परेशान होकर सोचा और दोनों हाथों से कीबोर्ड पर टाइप करने लगा। उसने कहा कि अगर एडमिट नहीं कर सकते तो फिलहाल दवाइयों पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। वो कुछ दवाइयां लिख रहा है जो उसे खिलानी होंगी। अगर हालत नहीं सुधरी तो हॉस्पिटल लाना ही पड़ेगा। लिन किए का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। क्या रियलिटी की दवाई दिमाग के अंदर ले जाई जा सकती है? उसे नहीं पता था, पर उसे लगा कि अगर ले भी गया तो इंसानों की दवाई भगवान पर असर करेगी या नहीं, ये डाउट है। उसने डॉक्टर से पूछा कि दवाई लेने के अलावा ट्रीट करने का कोई और तरीका है। डॉक्टर ने थोड़ा सोचा और फिर धीरे से बताया, तुम्हारे दोस्त के सिम्टम्स सिवियर डिल्यूजन्स हैं। ऐसे पेशेंट्स उसने बहुत देखे हैं। एक आदमी था जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। बाद में वाइफ कार एक्सीडेंट में मर गई तो वो अक्सर हवा में घूरता रहता था, बातें करता था, ये इमेजिन करके कि वाइफ अभी भी साथ है। ऐसी बीमारियां ज्यादातर किसी बड़े मेंटल ट्रॉमा की वजह से होती हैं, जहां सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी को रिजेक्ट कर देता है और एक झूठी कॉन्शियसनेस बना लेता है कि वो अभी भी यही है। अगर बीमारी की वजह यानी रूट कॉज से शुरू करें और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे तो सुधार की उम्मीद है, लेकिन बिना दवाई के ये बहुत मुश्किल होगा। दवाई और साइकोथेरेपी दोनों साथ चलने चाहिए। लिन की ये समझ गया, रूट कॉज से शुरू करना चाहिए, लेकिन उसे निक्स के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तो शुरू कहाँ से करें? लगता है अभी और तैयारी करनी पड़ेगी। लिन किए ने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया, लेकिन पैसे देकर दवाई नहीं खरीदी। जब रियलिटी की दवाई दिमाग के अंदर भगवान पर काम ही नहीं करेगी तो पैसे खर्चने का क्या फायदा? और वैसे भी दवाइयाँ बहुत महंगी थीं। मेंटल हॉस्पिटल से निकलकर लिन किए वापस जाने वाली बस में बैठ गया। ये ट्रिप बेकार नहीं थी, कम से कम एक ब्रेक थ्रू तो मिला। निक्स को साइकोलॉजिकल नजरिए से समझाना होगा, और ऐसा करने के लिए उसे निक्स को अच्छी तरह जानना होगा। इसलिए लिन की ये बस से एक स्टेशन पर उतरा और सीधा कांगनान सिटी लाइब्रेरी में चला गया। नंबर 2 स्कूल का गेट। वहाँ खड़े स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे। एक ने इशारा करके पूछा कि वो अंकल कौन है। दूसरे ने कहा पता नहीं, शायद कोई पेरेंट होगा। पहले वाले ने बताया कि उसने सुबह 7 बजे भी उन्हें देखा था। तब वो सनग्लासेस और शर्ट पहने हुए थे, हाथ में कॉफी थी और दीवार से टेक लगाए खड़े थे। तब वो काफी हैंडसम लग रहे थे। तो अब वो भिखारी जैसे क्यों लग रहे हैं? उनकी आंखें भी लाल हैं। किसी ने पॉइंट किया कि वो सुबह से यही है ना, अब तो 10 बजने वाले हैं। फिर टॉपिक बदला, किसी ने पूछा कि सुना है कल रात स्कूल से घर जाते वक्त 2 स्टूडेंट्स मारे गए थे। सबने कहा हाँ, ये सच है। स्कूल गेट के ठीक सामने वाले फुटपाथ पर वो अकेला आदमी बैठा था। उसके बगल में जमीन पर सिगरेट के ढेर सारे टुकड़े पड़े थे। स्ट्रीट लाइट के नीचे उसकी पीठ बहुत उदास दिख रही थी। जाओ कोंग चेंग ने हाथ में पकड़ी सिगरेट की राख झाड़ी। वो जितना भी सोच ले, उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वहीं उखड़ू बैठा रहा। धूप ने उसका दिमाग घुमा दिया था, पर वो लड़का उसे दिखाई नहीं, जबकि कल रात उसने साफ साफ नंबर 2 स्कूल की यूनिफॉर्म देखी थी। क्या उस लड़के ने अंदाजा लगा लिया कि वो उसे घेरने वाला है, इसलिए वो आया ही नहीं? उसकी तो बैठे बैठे हालत खराब हो गई थी। जाओ कोंग चेंग ने जमीन पर हाथ टिकाए और धीरे से फुटपाथ से उठा। उसने अनजाने में अपनी पैंट्स पर लगी धूल झाड़ी और अपने हाथ पैर सीधे करने लगा। ठीक उसी समय उसकी आंख के कोने से उसे कुछ दिखा। सड़क के उस पार एक जवान लड़का कैजुअल कपड़ों में हाथ में कुछ किताबें लिए धीरे धीरे चल रहा था। वो लड़का उस बच्चे जैसा लग रहा था, थोड़ा सा है। जाओ कोंग चेंग एक पल के लिए हैरान रह गया और जोर से अपनी पलकें झपकाई। तेरी तो वुश! बिना एक सेकंड बर्बाद किए जाओ कोंग चेंग हवा के झोंके की तरह उस लड़के की तरफ लपका। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा खतरनाक लग रहा था। लेकिन जब वो उस लड़के से करीब 20 मीटर दूर था, लड़के को शायद कुछ महसूस हुआ। वो पूरी तरह से चौंका और वो भी भागा। दोनों बस सड़क पर भागने लगे, एक आगे और एक पीछे।
लिन किए इस वक्त खुद को 2 थप्पड़ मारना चाहता था। इतने सारे रास्ते थे, उसने यही रास्ता क्यों चुना? अब तो कमाल हो गया, कल ही गोली दी थी और आज वो फिर पीछे पड़ गए। भले ही लिन किए की स्पीड कम नहीं थी, लेकिन जाओ कॉन्ग चेंग के मुकाबले वो काफी पीछे था। कुछ ही सेकंड्स में जाओ कॉन्ग चेंग ने उसे पकड़ लिया। जाओ ने बुरी तरह से लिन किए का कंधा पकड़ा और 2 बार ठंडी हंसी हंसा, बोला, बच्चू फिर मिल गए। लिन किए ने अकड़ती हुई गर्दन घुमाई, अपना सर टेढ़ा किया और बोला, आप कौन हैं? चैप्टर 15। जाओ कॉन्ग चेंग को लगा जैसे वो अभी फट पड़ेगा। उसने गुस्से में कहा कि वो खुद एक इनोसेंट विक्टिम है, जिसे धोखा दिया गया और कल आधी रात को ठंडी हवा खानी पड़ी। जाओ कॉन्ग चेंग ने लिन किए का हाथ जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल उस अंकल की तरह जो डरता है कि कहीं कोई उसका बॉयफ्रेंड न छीन ले। उसने धमकी दी कि अब नाटक बंद करो, आज वो भाग नहीं पाएगा। लिन किए ने अपने जकड़े हुए हाथ को देखा, बेकार का स्ट्रगल छोड़ दिया और हार मानते हुए पूछा कि ठीक है, बताओ कहाँ बात करनी है। जाओ ने कहा, उसके साथ चलो। बस ऐसे ही जाओ कॉन्ग चेंग ने लिन किए का हाथ पकड़ा और लंबे कदम बढ़ाते हुए एक अनजान दिशा में चल दिया। जब लिन किए ने देखा कि वो लोग एक लव होटल के पास जा रहे हैं तो उसका चेहरा उतर गया। वो घबराकर भागना चाहता था, लेकिन जाओ ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने हाथ को और जोर से मोड़ा और उसे घसीटते हुए होटल की तरफ ले गया। लिन किए ने घबराकर पूछा कि ये क्या हो रहा है। उसने बहाना बनाया कि उसे बवासीर है, इसलिए ये सब मत करो। जाओ ने डांटा कि हाई स्कूल के लड़के हो, नाटक मत करो, बस बात करने के लिए जगह चाहिए। लिन ने कहा कि बात करने के लिए लव होटल कौन आता है? रास्ते में लोग कैसे घूर रहे थे, वो शर्म से मर जाएगा। जाओ ने समझाया कि ये एक सेफ हाउस है और कोई वजह नहीं है यहाँ लाने की। वैसे भी क्या वो ऐसा आदमी दिखता है? जाओ कॉन्ग चेंग ने आंखें घुमाई और स्ट्रगल करते हुए लिन किए को घसीटकर रिसेप्शन डेस्क तक ले आया। वहाँ उसने हैरान खड़ी फीमेल क्लर्क को एक बहुत ही चिपकू सा विंक किया और कहा, एक डायनामिक और पैशनेट थीम्ड डबल रूम चाहिए, थैंक यू। लिन किए बिल्कुल चुप। वो फीमेल क्लर्क अपनी जगह जम गई। कुछ सेकंड्स के लिए उसका दिमाग बंद हुआ और फिर वो अचानक अजीब तरह से एक्साइट हो गई। उसने कहा, ठीक है सर, आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा और इस छोटे कॉमरेड का भी। लिन किए को मजबूरी में अपना आईडी देना पड़ा। वो उस एक्साइटेड क्लर्क को अजीब नजरों से देख रहा था, सोच रहा था कि ये लड़की अपने दिमाग में कौन सी रॉटन गर्ल वाली स्टोरी बना रही है। खैर, गलती उसकी भी नहीं थी। आधी रात को एक मिडिल एज्ड आदमी एक टीनेजर लड़के को लव होटल में घसीट कर लाए, डायनामिक स्वीट बुक करे और कहे कि सिर्फ बात करनी है, कौन यकीन करेगा? क्लर्क ने मुस्कुराते हुए कार्ड दिया जिस पर रूम नंबर 3966 था और कहा, हैप्पी स्टे। उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गई थीं। ये सुनकर लिन किए की मुट्ठी सख्त हो गई। जाओ कॉन्ग चेंग ने उसे खींचा और एलिवेटर की तरफ ले गया। कार्ड स्वाइप करके जब वो रूम के अंदर गए तो वहाँ की अजीबोगरीब सुविधाएं और फैसिलिटीज देखकर मासूम लिन किए को एहसास हुआ कि अमीर लोग एंटरटेनमेंट पर कितना खर्च करते हैं। सच में काफी पैशनेट माहौल था। जाओ कॉन्ग चेंग ने दरवाजा लॉक किया, लिन किए को छोड़ा और सीधा जाकर इलेक्ट्रिक बेड पर बैठ गया। उसका शरीर जो पूरे दिन से अकड़ गया था, आखिरकार रिलैक्स हुआ। उसने लिन किए को दुश्मन की तरह देखते हुए पाया तो हंसते हुए कहा कि इतना नर्वस मत हो, सच में सिर्फ बात करनी है। लिन किए ने आह भरी और दरवाजे के पास रखे सोफा पर बैठ गया। पूछा कि क्या बात करनी है। जाओ ने कहा, जाहिर सी बात है तुम्हारे बारे में। लिन किए, मेल, 17 साल, सिंगल, हाइट 175। लिन ने कहा कि उसे पता है वो ये बात नहीं कर रहा। जाओ कॉन्ग चेंग ने अपना माथा पकड़ा और दूसरे हाथ से लिन किए की आंखों की तरफ इशारा किया। वो उसकी आंखों की बात कर रहा है। लिन किए खामोश हो गया। फिर जाओ ने सीधा सवाल किया, क्या तुम माइकल से मिले थे? ये सुनते ही लिन किए का शरीर हल्का सा कांप उठा, थोड़ी हिचकिचाया और फिर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। जैसा उसने सोचा था, इस आदमी को बहुत कुछ पता है और इसके पीछे जो ताकत है वो मामूली नहीं है। इस बात से लिन किए को ये भी समझ आ गया कि 10 साल पहले उसने जिस सेरेफिम को देखा था वो एंजल्स का किंग माइकल था। लिन किए को हाँ करते देख जाओ कॉन्ग चेंग ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में लिन किए के लिए एक अलग ही आग दिखने लगी। उसने लगातार सवाल दागे। उसने तुम्हें क्यों चुना? क्या कहा? तुम फॉरबिडन रूइंस को कितना यूज कर सकते हो? सवाल किसी तोप के गोलों की तरह आ रहे थे। लिन ने फ्राउन किया और सर हिला दिया, कहा कि तुम्हारे पास बहुत सवाल हैं। जाओ को एहसास हुआ कि वो थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो हंसा और बोला कि हाँ, तुम्हारे मन में भी बहुत शक होंगे। पहले वो जवाब देगा, जो पूछना है पूछो। लिन ने थोड़ा सोचा, जाओ की आंखों में देखकर पहला सवाल पूछा, क्या इस दुनिया में सच में मिथोलॉजी वाले गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं? जाओ ने बिना हिचकिचाए हाँ में सर हिलाया, कहा होते हैं पर सारे गॉड्स नहीं। लिन ने पूछा, इसका क्या मतलब है? जाओ ने सोचा कि कहाँ से शुरू करें।
उसने पूछा कि तुम्हारे हिसाब से मिथ क्या है। लिन ने कहा शायद पुराने लोगों का स्पिरिचुअल सहारा या नेचर की अनजान ताकत का डर और फैंटेसी। जाओ ने कहा तुम सही हो, 100 साल पहले तक सब यही सोचते थे। 100 साल पहले? जाओ ने बताया, बिल्कुल, उस फॉग यानी धुंध के आने से पहले इस दुनिया में गॉड्स का कोई निशान नहीं था। लेकिन जब से वो धुंध आई जिसने धरती को ढक लिया, सब कुछ बदल गया। सितंबर 1922 में धुंध आने के 1 साल बाद डक्शिया की एक फॉग डिटेक्शन टीम ने मारिया ट्रेंच में आसमान में एक बहुत बड़ा ड्रैगन उड़ते हुए देखा। ये इंसानी इतिहास में पहली बार था जब किसी मिथिकल क्रीचर को देखा गया। रिसर्च के बाद पता चला कि वो बाइबल का केओस ड्रैगन लेवियाथिन था, जिसे गॉड ने बनाया था। धुंध शुरू हो चुकी थी और दुनिया अब वैसी नहीं रही थी। उस वक्त धुंध नई थी, पूरा डक्शिया डर में था, इसलिए नेशनल स्टेबिलिटी के लिए हाई लेवल ऑफिशियल्स ने इस बात को छुपा लिया। क्योंकि लेवियाथिन पहला मिथिकल क्रीचर था जो इंसानों ने देखा था, उसे कोड नेम 001 दिया गया। उसके बाद और क्रीचर्स मिले और नंबर आगे बढ़ते गए। जिस सेरेफिम माइकल को तुमने देखा वो तीसरा मिथिकल क्रीचर था जो 1928 में दिखा था, कोड नेम 003। लिन हैरान रह गया, बोला 1928? तब तक तो हम चांद पर जाने की टेक्नोलॉजी भी नहीं जानते थे ना, तो चांद पर सेरेफिम को कैसे ढूंढा? जाओ ने सर हिलाया और कहा कि उन्होंने उसे नहीं ढूंढा। मार्च 1928 में चांद से एक गोल्डन स्वॉर्ड लाइट यूनिवर्स को पार करते हुए नॉर्थ अमेरिका के एक बड़े वॉल्केनो को राख कर दिया। तब जाके पता चला कि चांद पर भी एक गॉड है। लिन ने पूछा, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ क्या है? जाओ ने बताया कि बाद में एक्सप्लोरेशन टीम को वहाँ पहुँचने में 1 साल लगा और उस वॉल्केनो के रूइंस में उन्हें गॉड नंबर 004 मिला जो गॉड रूइंस में सील किया हुआ था। जाओ रुका और फिर नाम लिया फॉलन एंजल, लूसिफर। लिन की ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर कुछ देर तक सुन पड़ा रहा। जाओ कॉन्ग चैंग की बातें दिमाग में घुल नहीं रही थीं। उसने धीरे से पूछा, तो तुम्हारा मतलब है उस फॉग धुंध के आने के बाद मिथ के गॉड्स अचानक एक के बाद एक अपीयर होने लगे? जाओ कॉन्ग चैंग ने 2 उंगलियां उठाई और कहा, बिल्कुल। हाई लेवल ऑफिसर्स ने इसके पीछे 2 पॉसिबिलिटीज निकाली हैं। पहली, ये गॉड्स असली नहीं थे, लेकिन जब धुंध आई तो कुछ मिस्टीरियस चेंजेस हुए जिससे मिथोलॉजी के कैरेक्टर्स रियल बन गए। दूसरी, मिथ सिर्फ पुराने लोगों की इमेजिनेशन नहीं थी, वो सच में एग्जिस्ट करते थे। जब इंसान ज्यादा एक्टिव हो गए तो वो कहीं छुप गए थे और अचानक धुंध आने से वो जाग गए। लिन किए ने सर हिलाया और पूछा, तो ये क्यों कहा कि सारे गॉड्स नहीं हैं? जाओ ने समझाया, अभी धरती पर बहुत कम गॉड्स हैं और सारे मिथिकल क्रीचर्स नीचे नहीं उतरे। जो अभी दिख रहे हैं वो पूरे मिथोलॉजी सिस्टम का बस एक छोटा सा हिस्सा है। क्यों? पता नहीं। इसका ताकत, कहानी, अच्छाई बुराई या कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो बस रैंडमली अपीयर हो रहे हैं। बाइबल, ग्रीक, नॉर्स, कुथुलू, हर मिथोलॉजी से कोई ना कोई आया है। लिन किए ने क्यूरियोसिटी से पूछा, अगर सब मिथोलॉजी सिस्टम से हैं तो हमारे ग्रेट सिया के गॉड्स कहाँ हैं? जैसे मंकी किंग, थर्ड प्रिंस, जेड एम्परर, वो कहाँ हैं? अगर वो होते तो वेस्टर्न मिथोलॉजी की बैंड बजा देते ना? थोड़ी देर की खामोशी के बाद जाओ कॉन्ग चैंग ने सर हिलाया, कहा, हमने भी वही सोचा जो तुम सोच रहे हो। पिछले 100 सालों में हमने पूरे ग्रेट सिया में ढूंढा, लेकिन एक लैंड फादर इन लॉ तक नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि धुंध ने डाक्शिया को नहीं निगला, इसलिए डाक्शिया के मिथ्स अपीयर नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं। लिन किए ने वोका नहीं, क्या कहते हैं? जाओ ने गहरी सांस ली, कहते हैं वो हमेशा से यही है। हमेशा से? तुम्हें क्या लगता है पूरी धरती धुंध में डूब गई और सिर्फ डाक्शिया बच गया? धुंध डाक्शिया के बॉर्डर पर आकर रुक गई, ऐसा क्यों? लिन किए का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब? जाओ ने सर हिलाया, ये बस एक गेस है या कहो एक खूबसूरत फैंटेसी। सच ये है कि हमें ग्रेट सिया के किसी गॉड का निशान नहीं मिला। ठीक है, लिन किए का वर्ल्ड व्यू हिल चुका था। अगर उसने खुद सेरेफिम को ना देखा होता तो वो पक्का जाओ कॉन्ग चैंग को मेंटल हॉस्पिटल भेज देता। ये बीमारी तो उसकी बीमारी से भी बड़ी थी। लिन किए ने अगला सवाल पूछा, तो कल रात मेरे शरीर से वो गोल्डन लाइट क्यों निकली थी? फॉरबिडन रूइंस, जाओ ने जवाब दिया। धुंध आने के बाद सिर्फ गॉड्स नहीं आए, बल्कि इंसानों के शरीर पर भी मिस्टीरियस असर हुआ। भले ही धुंध डाक्शिया में नहीं घुसी, पर उसके अंदर रेडिएशन जैसी एनर्जी है जो कुछ लोगों पर असर करती है। धुंध के बाद पैदा होने वाले बच्चों में एक अजीब ताकत पैदा हो सकती है। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ये ताकत स्टिम्युलेट होकर एक स्पेशल फोर्स बनती है जो रियलिटी को अफेक्ट कर सकती है।
बिल्कुल एक फील्ड की तरह। इसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्ड को फॉरबिडन रूइंस कहते हैं। लिन की ये सोच में पड़ गया। सिंपल शब्दों में फॉरबिडन रूइंस कुछ लकी लोगों की सुपर पावर डोमेन है। इसका मतलब उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन, 20 मीटर तक सब कुछ महसूस करना, डायनामिक विजन और ब्लेजिंग एंजल की पावर, ये सब फॉरबिडन रूइंस हैं। क्या ये फॉरबिडन रूइंस ग्रो कर सकता है? हाँ, फॉरबिडन रूइंस की एबिलिटी, रेंज और स्पेसिफिसिटी ओनर की स्पिरिचुअल पावर बढ़ने के साथ बढ़ती है। स्पिरिचुअल पावर के हिसाब से हमने फॉरबिडन रूइंस को 6 रेल्म्स यानी लेवल्स में बांटा है। जाओ ने उंगलियों पर गिनाया। जान यानी कप, स्पिरिचुअल पावर 1 कप पानी जैसी, कम और शांत। पॉन्ड यानी तालाब, तालाब के पानी जैसी, ज्यादा पर शांत। रिवर यानी नदी, नदी की तरह बहती हुई और अबंडेंट। सी यानी समुद्र, समुद्र की तरह विशाल। इमेजरेबल यानी बेशुमार, लगभग एंडलेस, विशाल और मैजेस्टिक। क्लाइम यानी क्लाइम बॉटल, इनएग्जॉस्टिबल, स्पेस डायमेंशन तोड़ने वाली पावर। लिन किए ने पूछा, और मैं कौन से लेवल पर हूँ? जाओ को जैसे मजा आया। तुम अभी जान स्टेट में हो, बस एक न्यू कमर, एक थोड़ा ताकतवर आम आदमी समझ लो। लिन किए चुप हो गया। इसका मतलब कल रात मेंटल हॉस्पिटल का दरवाजा इसलिए खुला क्योंकि वो जान लेवल पर पहुंचा था और इसी वजह से निक्स का वार्ड खुला। तो क्या हर नए लेवल पर एक नया पेशेंट रिलीज होगा? लिन किए ने जाओ की तरफ देखा। और तुम्हारी इतनी ताकत है, तुम्हारा लेवल क्या है? जाओ का चेहरा थोड़ा लाल हुआ, शर्मिंदा होकर खिड़की के बाहर देखने लगा। मेरे पास फॉरबिडन रूइंस नहीं है, तो नेचुरली स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है। तुम्हारे पास फॉरबिडन रूइंस नहीं है? लिन किए की आंखें फटी रह गईं। तो तुमने उस मॉन्स्टर को कैसे मारा? लिन सच में शॉक्ड था। वो खुद अपनी अबनॉर्मल विजन के साथ उस मॉन्स्टर से मुश्किल से बच पाया था और जाओ ने उसे पूरी तरह दबा रखा था। ऐसा खतरनाक आदमी बिना सुपर पावर के कैसे हो सकता है? जाओ ने करेक्ट किया, वो चीज घोस्ट फेस्ड मैन थी। मैंने उसे सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और कॉम्बैट एक्सपीरियंस से मारा। नाइट वॉचमैन ज्वाइन करने से पहले मैं स्पेशल सोल्जर था, मेले कॉम्बैट में एक्सपर्ट। जाओ ने आगे बताया, फॉरबिडन रूइंस पाने के 3 तरीके हैं। पहला, जो मैंने बताया, कुछ लकी लोग टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। दूसरा, फॉरबिडन आइटम्स यूज करना। धुंध सिर्फ लोगों को नहीं, चीजों को भी अफेक्ट करती है। कुछ आइटम्स में फॉरबिडन रूइंस आ जाता है। अगर इंसान उन्हें कंट्रोल कर ले तो वो उनकी पावर यूज कर सकते हैं। मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑफेंसिव आइटम नहीं है। मेरे पास नाइट वॉचमैन का स्टैंडर्ड साइन पोस्ट है, जिसका सिर्फ एक काम है, नो रिंग एयर स्पेस खोलना। चैप्टर 17, नो रिंग एयर स्पेस। जाओ कोंगचेंग ने समझाया, ये एक ऐसा फॉरबिडन रूइंस है जो अंदर और बाहर की दुनिया को अलग कर देता है। इससे हमारी लड़ाई का असर आम लोगों पर नहीं पड़ता। हर शहर के नाइट वॉचमैन के पास 3 नोटिस बोर्ड्स होते हैं जो अनगार्डेड एयर स्पेस बना सकते हैं। एक आदमी इसका इंचार्ज होता है। क्योंकि हम जैसे लोग जनरली सीधे लड़ाई नहीं करते, इसलिए हमें वॉचर्स भी कहा जाता है। लिन किए ने आईब्रोज उठाई। इसका मतलब तुम बस हवा रोकने वाले हो? जाओ ने आंखें घुमाई। अगर बोलना नहीं आता तो चुप रहा करो। फिर लिन किए ने पूछा, तुमने कहा था फॉरबिडन रूइंस पाने के 3 तरीके हैं, तो आखिरी वाला क्या है? जाओ का चेहरा सीरियस हो गया। बोला, आखिरी तरीका है गॉड्स की तरफ से दिया जाना। यही तुम्हारा केस है। कुछ गॉड्स अपनी पावर का हिस्सा चुने हुए इंसानों को दे देते हैं और उन्हें अपना एजेंट बना लेते हैं। इस तरह के फॉरबिडन रूइंस को गॉड मार्केट भी कहते हैं। लेकिन इसके बदले पावर के साथ साथ एजेंट को गॉड्स के इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं। कुछ सोसाइटी खत्म करने के लिए, कुछ बचाने के लिए। जनरली एक गॉड का एक ही एजेंट होता है जो उसकी मर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब तक जितने एजेंट्स पैदा हुए हैं उनमें से ज्यादातर इविल गॉड्स के हैं, जो चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स बनाकर नई दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं। गुड गॉड्स के एजेंट्स बहुत कम हैं। जाओ खड़ा हुआ, लिन किए की आंखों में देखा और पूछा, लिन किए, माइकल का ऑर्डर क्या है? तुम किस साइड हो? लिन किए की आंखें ब्लैंक थी। मुझे नहीं पता, उसने कुछ नहीं कहा। सच यही था, चांद पर माइकल ने बस एक नजर देखा और वो बेहोश हो गया था। जाओ ने शक से देखा, क्या सच में कोई आवाज नहीं सुनाई दी? लिन ने मना कर दिया। जाओ ने काफी देर घूरा, फिर धीरे से बैठ गया। बोला, हमारा अंदाजा है कि माइकल न्यूट्रल या गुड साइड का है, वरना हम तुम्हें कब का मार चुके होते। लेकिन अगर उसने पावर दी है तो कुछ बोला क्यों नहीं? वो चाहता क्या है? लिन किए ने फ्राउन किया। मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है, और अगर वो ऑर्डर दे भी दे तो मैं नहीं करूंगा। मुझे इन पंगों में नहीं पड़ना। ज्यादा से ज्यादा ये आंखें वापस ले ले। वो खड़ा हुआ। अगर हो गया हो तो मैं चलता हूँ। दरवाजा खोलने ही वाला था कि जाओ चिल्लाया, रुको, सवाल पूछ कर जा रहे हो, मेरे बारे में नहीं जानना?
लिन ने सीधा जवाब दिया, तुम पैशनेट हो, काफी है। जाओ थक गया था। मेरा मतलब मैं कौन हूँ ये नहीं जानना? लिन ने दरवाजा खोलते हुए कहा। मुझे क्या मतलब तुम कौन हो? जाओ ने दरवाजा पकड़ा। मुझे इतना सब कैसे पता है? मेरे पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्या करते हैं, क्यूरियस नहीं हो? नहीं। क्यों? लिन ने 2 उंगलियां उठाई। मूवी लॉजिक के हिसाब से अगर मैंने जान लिया तो 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो ज्वाइन करो या मारे जाओ ताकि राज खुले ना। जाओ स्पीचलेस हो गया। टीवी कम देखा करो, तुम्हें हमारे बारे में पता ही नहीं है तो कैसे कह सकते हो कि ज्वाइन करना अच्छा नहीं है? लिन ने आईब्रो उठाई। तो अगर मैं ना ज्वाइन करूं तो मुझे खतरा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, हम सोल्जर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा एक साइलेंस एग्रीमेंट साइन करवाएंगे। ये सुनकर लिन की ये वापस बैठ गया। तो फिर सुन सकता हूँ। जाओ ने आह भरी। इस लड़के से बात करना बाहर धूप में खड़े रहने से ज्यादा थकाने वाला था। उसने बताया, 1922 में जब पहला मिथिकल क्रीचर लिवाइथिन मिला तब डाक्सिया के ऑफिसर्स ने 139 स्पेशल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टीम बनाई। तब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ये टीम बस नाम की थी। जैसे वक्त बीता हमने और क्रीचर्स देखे, कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया और फॉरबिडन रूइंस के राज समझे। हमने स्पेशल कॉम्बैट टैलेंट्स ट्रेन करना शुरू किया। लेकिन फॉरबिडन रूइंस के ओनर्स रैंडम होते हैं, इसलिए सबको मिलिट्री में लाना पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन सेमी फोक ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं द नाइट्स वॉच। लिन किए ने सोचा, तो तुम्हारा काम डाक्सिया को इविल गॉड से बचाना है? सही कहो तो सारे मिथिकल क्रीचर्स से। फर्क क्या है? जैसे मैंने कहा, मिथिकल क्रीचर्स रैंडम होते हैं। सिर्फ बड़े गॉड्स ही नहीं आते, बल्कि गांव की कहानियों वाले क्रीचर्स भी आते हैं, जैसे वो घोस्ट फेस्ड मैन जो कल रात मिला था। ऐसे क्रीचर्स जो दुनिया खत्म नहीं कर सकते पर सोसाइटी पर असर डालते हैं, उन्हें हम मिस्टीरियस कहते हैं। लिन की ये समझ गया, इसलिए वो कल रात वाला क्रीचर जाना पहचाना लग रहा था। जाओ कॉन्गचेंग जज्बाती हो गया। तो हम भी सोल्जर्स हैं जो देश की रक्षा करते हैं। हमारी वजह से डाक्सिया के लोग सेफ हैं। क्या ये नोबल नहीं है? क्या ये हैंडसम नहीं है? लिन किए का चेहरा सीरियस हो गया। बहुत नोबल है, बहुत हैंडसम है। मैं तुम्हारी सच में रिस्पेक्ट करता हूँ। जाओ की चेहरे पर स्माइल आई। तो तुम? मैं नहीं जाऊंगा। जाओ की स्माइल जम गई। क्यों? लिन किए की आंखों में गहराई थी। मैं नहीं जा सकता। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। देश की रक्षा से बड़ा क्या हो सकता है? लिन ने खिड़की के बाहर देखा। उसका चेहरा शांत था। मेरी एक आंटी है और एक कजिन। आंटी अभी बूढ़ा नहीं है, लेकिन वो मेरे और आहजन के लिए दिन रात फैक्ट्री में काम करती है, 10 सालों से लगातार। अब उनका शरीर टूटने वाला है। वो बहुत जिद्दी है। लिविंग रूम में स्टूल पर अपनी गर्दन रगड़ते हुए उनके आंसू निकलते हैं, पर वो कहती है कि वो योगा कर रही हैं, जो हेल्थ के लिए अच्छा है। मैं उनके ठीक सामने बैठा होता था और वो सोचती थी कि मैं देख नहीं सकता। उन्होंने बहुत दुख सहा है और वो बहुत थक चुकी है। मेरा कजिन बहुत स्मार्ट और अच्छा है, पर वो अभी छोटा है, इस परिवार का बोझ नहीं उठा सकता। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मुझे पैसे कमाने हैं ताकि घर चला सकूं, आंटी और कजिन के लिए बड़ा घर खरीद सकूं, ताकि आंटी को कभी उस काली फैक्ट्री में वापस न जाना पड़े। मैं चाहता हूं मेरा कजिन कॉलेज जाए, वो और आंटी अच्छी जिंदगी जिए। पिछले 10 सालों में उन्होंने मुझ जैसे बोझ को नहीं छोड़ा। अब जब मैं ठीक हो गया हूं तो मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? आप लोग महान हैं। अगर हालात सही होते तो शायद मैं ज्वाइन कर लेता, लेकिन अभी मैं बस उनके साथ रहना चाहता हूँ, इस घर की रक्षा करना चाहता हूँ। चैप्टर 18। जाओ कॉन्गचेंग तो बिल्कुल सुन पड़ गया। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा ये आम सा हाई स्कूल स्टूडेंट ऐसी बात कहेगा और उसका नजरिया इतना मैच्योर होगा। तब जाके उसे एहसास हुआ कि वो कितना बेवकूफ लग रहा था, जो एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट को जोश और पैशन वाली बातें समझाकर पिघलाने की कोशिश कर रहा था। लिन किए कोई आम हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं था। लिन किए खड़ा हुआ और सीधा दरवाजे की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर वो एक पल के लिए हिचकिचाया, रुका और बिना मुड़े कहा कि इतनी सारी बातें बताने के लिए शुक्रिया, वो नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन कर देगा। इतना बोलकर उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। इस बार जाओ कॉन्गचेंग बस बेड के किनारे खामोश बैठा रहा। वो हल्का सा उठा, जैसे उसे रोकना चाहता हो, लेकिन एक छोटे से पॉज के बाद वो कमजोरी से वापस बैठ गया। वो समझ गया था कि उस लड़के की बातों का मतलब क्या है। उसे पता था कि उसका मिशन उस लड़के को वापस लाना है, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। घर पहुंचने पर आंटी ने पूछा कि शाओची आखिरकार आ गया, आज स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? लिन ने बहाना बनाया कि सुबह जल्दी में उठा था इसलिए भूल गया। आंटी ने फिक्र जताई कि क्या टीचर ने डांटा नहीं। लिन ने कहा बस थोड़ा बहुत बोला, सब ठीक है। आंटी ने समझाया कि नए स्कूल में ट्रांसफर हुए हो, टीचर पर बुरा इंप्रेशन मत डालो, थोड़ा ध्यान रखा करो। लिन ने कहा वो समझ गया।
फिर आंटी ने पूछा कि क्लासमेट्स के साथ कैसा चल रहा है, कोई अलग थलग तो फील नहीं करवाता। लिन ने झूठ बोला कि नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, वो लोग उसे घर तक छोड़ने भी आए थे। आंटी तसल्ली से बोली कि चलो अच्छा है, अब जल्दी सो जाओ। बूम! लिन किए ने कमरे का दरवाजा बंद किया, बेड पर पीठ के बल लेट गया और खिड़की के बाहर रात को देखते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। ये दुनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन खैर इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। थोड़ी देर आराम करने के बाद लिन किए उठा और कपड़े बदलने ही वाला था कि उसकी जेब से एक सख्त चीज नीचे गिर गई। बैंग लैंग लैंग, धात की आवाज आई। लिन किए ने सर झुकाकर उस चीज को उठाया, उसके माथे पर शिकन आ गई। ये एक मेटल का ऑर्नामेंट था, किसी कोट ऑफ आर्म्स जैसा, डॉलर कॉइन से थोड़ा बड़ा, पता नहीं किस मटेरियल का बना था, लेकिन पकड़ने पर उसमें से हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। इस कोट ऑफ आर्म्स के फ्रंट पर 2 सीधे चाकू एक दूसरे को काट रहे थे। चाकू की धार से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और बैकग्राउंड में सितारों से भरी रात का आसमान था। कारीगरी बेहद शानदार थी। पैटर्न के नीचे 3 छोटे अक्षर खुदे हुए थे, जाओ कॉन्ग चेंग। लिन किए ने आंखें सिकोड़ी। उसे याद आया कि जब जाओ कॉन्ग चेंग उसे होटल की तरफ घसीट रहा था, तब शायद उसका हाथ लिन की पॉकेट से टकराया था। क्या उसने गलती से गिरा दिया? लिन किए ने उस बैच को पलटकर देखा, पीछे कुछ लाइंस खुदी हुई थी। लिखा था, अगर अंधेरी रात खत्म हो जाए तो मैं हजारों लोगों के सामने खड़ा रहूंगा, एबिस की तरफ चाकू तानकर खून से आसमान को रंग दूंगा। लिन किए ने खत से कहा कि ये तो काफी बोल्ड है। क्या ये जाओ कॉन्ग चेंग ने खुद लिखा है या ये उनके नाइट वॉचमैन का कोई इंस्ट्रक्शन है? उसने सोचा कि जाओ की शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि वो इतनी गहरी बातें लिख सकता है। थोड़ी देर उसे देखने के बाद लिन किए ने उसे टेबल पर रख दिया, कपड़े बदले और बेड पर चढ़ गया। आज रात उसे एक बहुत जरूरी काम करना था। उसने आंखें बंद की और अपनी कॉन्शियसनेस को दिमाग के अंदर उस गॉड्स के मेंटल हॉस्पिटल में डुबा दिया। इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल के छोटे से आंगन में निक्स एक रॉकिंग चेयर पर बैठी थी। उसकी गोद में ढेर सारी बोतलें और डब्बे थे। वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी और बीच बीच में उसके होंठों पर स्माइल आ जाती थी। अगर उसकी आंखों के धुंधलेपन और गोद में पड़े अजीब कूड़े कबाड़ को इग्नोर कर दिया जाए तो उसके नोबल टेम्परामेंट को देखकर ये सीन काफी खूबसूरत लगता। थोड़ी देर बाद लिन किए वहां पहुंचा। इस बार उसने सफेद कोट पहना हुआ था। एक साइकाइट्रिस्ट का रोल अच्छे से निभाने के लिए उसने डीन के ऑफिस से ये कोट ढूंढा और कॉलर पर एक प्लेन चश्मा भी लटका लिया था। देखने में वो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा था। लिन किए रॉकिंग चेयर के पास गया, चुपचाप निक्स की डल आंखों को देखा और धीरे से आह भरी। जितनी मिथोलॉजी उसने पढ़ी थी उसके हिसाब से निक्स ग्रीक मिथोलॉजी की सबसे पुरानी और ताकतवर गॉड्स में से एक थी। उसकी पावर टॉप नॉच थी, लेकिन बाकी गॉड्स के मुकाबले उसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसे बच्चे पैदा करना पसंद था। लिन किए के हिसाब से निक्स के कम से कम 20 बच्चे थे। उनमें फेमस गॉड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ स्लीप, स्पेस गॉड, गॉडेस ऑफ फेट, गॉड ऑफ मिसफॉर्चून वगैरह शामिल थे। कुछ को छोड़कर उसके ज्यादातर बच्चे ईविल गॉड्स थे जो दुनिया में तबाही लाते थे और उनका अंत भी बुरा ही हुआ था। फेरी टेल से उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन लिन किए का अंदाजा था कि निक्स की बीमारी का कनेक्शन उसके बच्चों से ही है। डॉक्टर ने कहा था ना कि वो मेल पेशेंट अपनी वाइफ को मिस करता था इसलिए हेल्यूसिनेट करता है। क्या निक्स के साथ भी यही है? वो अपने बच्चों को इतना मिस करती है कि इन बोतलों और डिब्बों को अपना बच्चा समझने लगी है। लेकिन उसके बच्चों को हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि निक्स की ये हालत हो गई? और एक गॉड होते हुए क्या उसके इमोशंस इतने स्ट्रांग हो सकते हैं? या फिर बीमार होने से पहले उसकी डिविनिटी छीन ली गई थी? लिन किए को नहीं पता था। निक्स हाथ में पकड़े वास को सहला रही थी और दूर कहीं घूर रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण आई जो फिर से धुंधली हो गई। उसकी भारी हुई आवाज कांपने लगी। वो कह रही थी, हिप्नोस, चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई जल्दी वापस आएगा, वो बस खेलने गया है। थेनाटस बचपन से ही शैतानी करता है, जब वो वापस आएगा तो उसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वो रुकी और बोली, लेकिन 3000 साल हो गए, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ये सीन देखकर लिन किए का दिल बैठ गया। किसने सोचा होगा कि एवेनाइट गॉडेस, जो कभी सबसे ऊपर थी, आज इतनी मजबूर और बेबस होंगी। वो सिर्फ रात की देवी नहीं बल्कि एक माँ थी जो अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी। लिन किए के दिमाग में डॉक्टर की बात गूंजी, अगर बीमारी ठीक करनी है तो जड़ से शुरू करना होगा। जड़। निक्स की बीमारी की जड़ उसके खोए हुए बच्चे हैं। अगर उसे ठीक करना है तो बच्चों से ही शुरू करना पड़ेगा। लेकिन उसके बच्चे तो फेमस ग्रीक गॉड्स हैं। वो उन्हें ढूंढकर निक्स के पास कैसे लाएगा? उसे तो ये भी नहीं पता कि वो इस दुनिया में हैं भी या नहीं। और अगर मिल भी गए तो क्या वो ईविल गॉड्स उसकी बात मानेंगे? लिन की ये सोच में पड़ गया।
तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, शायद ये काम कर जाए। लिन किए खड़ा हुआ, काफी देर तक निक्स को देखता रहा और आखिरकार फैसला करके आगे बढ़ा। निक्स की सुन आंखों के सामने लिन किए कदम बढ़ाकर उसके पास गया। धीरे से उसके सामने उकड़ू बैठा, अपनी बाहें फैलाकर निक्स को गले लगाया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, माँ, मैं वापस आ गया। उस पल निक्स की आंखों में अचानक एक ऐसी चमक आई जो पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपने कांपते हुए हाथ बढ़ाए और लिन किए को जोर से गले लगा लिया। काफी देर बाद उसने कांपते हुए एक पूरी लाइन बोली, वापस स्वागत है थेनाटिस, मेरे बच्चे। जैसे ही निक्स ने ये अल्फाज कहे, लिन किए की आंखों के सामने हवा में एक वर्चुअल पैनल आ गया। उस पर लिखा था निक्स हीलिंग प्रोग्रेस 3%। रिवॉर्ड पाने की कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं और अब निक्स की डिवाइन एबिलिटीज में से रैंडम ड्रॉ किया जाएगा। इसके तुरंत बाद एक वर्चुअल लकी ड्रॉ व्हील सामने उभर आया और तेजी से घूमने लगा। लिन किए देख पा रहा था कि उस टर्न टेबल पर कम से कम 20 यानी 20 अलग-अलग एरियाज बने हुए थे और हर एरिया का साइज लगभग बराबर था, मतलब हर डिवाइन पावर मिलने के चांसेस बराबर थे। उसने घूमते हुए व्हील पर एबिलिटीज के नाम पढ़ने की कोशिश की। नाइट स्काई इज कमिंग, डार्क आईज, फॉलन 1000 स्टार्स, स्टार स्प्लिटिंग टेक्निक, डार्क नाइट ट्विंकलिंग, डार्क नाइट डिपेंडेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्थ। लिन की इन एबिलिटीज को देखकर चकरा गया था, लेकिन उसे लगा कि इसमें कुछ अजीब सा भी मिक्स हो गया है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्टिलिटी यानी अद्भुत प्रजनन क्या बला है? क्या ये भी कोई गॉडहेड एबिलिटी है? अगर उसे ये एबिलिटी मिल गई तो क्या वो बिना शादी किए ढेर सारे गॉड चिल्ड्रन पैदा कर देगा? खैर, सुनने में उतना बुरा भी नहीं लगा। उसी वक्त लिन किए ने नोटिस किया कि टर्न टेबल के एक कोने में एक लंबा और पतला सा काला एरिया था जो बाकी एबिलिटीज से अलग था। ये पूरे व्हील का मुश्किल से 1% हिस्सा होगा। इस गॉडहेड एबिलिटी का नाम था अननोन। अननोन? इसका क्या मतलब हुआ? खैर, कोई बात नहीं। लिन किए को अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा था कि वो 1000 बार भी ट्राई करेगा तो वो अननोन नहीं निकलने वाला। लिन किए ने गहरी सांस ली और अपने सामने घूमते व्हील को घूरा। जैसे ही उसने सोचा, व्हील धीरे होने लगा। पॉइंटर एक एक करके एबिलिटीज के ऊपर से गुजरा और आखिरकार एक एरिया पर आकर रुक गया। वहां लिखा था स्टारी नाइट डांसर। ये शब्द देखकर लिन किए ने एक बेबस सी आह भरी। नाम सुनकर तो ये स्टार स्प्लिटिंग टेक्निक और फॉलन 1000 स्टार्स से काफी कमजोर लग रहा था, लेकिन शुक्र है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फर्टिलिटी नहीं था। ये किस्मत भी ना। जैसे ही पॉइंटर रुका, लिन किए के सामने से वो टर्न टेबल गायब हो गया। सिर्फ स्टारी नाइट डांसर शब्द हवा में तैरते रहे और उनका रंग गहरा होता गया। लिन किए ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। तुरंत वो 4 शब्द एक काली रोशनी में बदल गए और लिन किए के शरीर में समा गए। लिन किए को महसूस हुआ कि एक मिस्टीरियस एनर्जी तेजी से उसके बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रही है। ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी रूह से लेकर शरीर तक धुल गई हो। बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग थी। ये एहसास सच में कमाल का था। ये स्टेट करीब 5 सेकंड तक रही और जब ये पूरी तरह खत्म हुई तो लिन किए को साफ महसूस हुआ कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके सामने छोटे अक्षरों में कुछ नई लाइंस लिखी हुई आईं। स्टारी नाइट डांसर, अंधेरी रात में तुम्हारी स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रिकवरी एबिलिटी नॉर्मल से 5 गुना यानी 5 टाइम्स ज्यादा होगी। अंधेरी रात में तुम्हारी मौजूदगी आसानी से नोटिस नहीं की जा सकेगी। अंधेरी रात में तुम दूसरे जीवों के लिए ज्यादा खौफनाक होगे। तुम्हारे पास दूसरे नॉक्टर्नल यानी रात के जानवरों से बात करने की एबिलिटी है। ये देखकर लिन किए की सांस अटक गई। ये सुनने में साधारण लगने वाली एबिलिटी तो बेहद खतरनाक निकली। बाकी बातें छोड़ो, सिर्फ स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का 5 गुना होना ही अपने आप में एबनॉर्मल है। अपनी मामूली फिजिकल फिटनेस के साथ भी अगर वो रात में किसी ट्रायथलॉन में हिस्सा ले तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पक्का है। ये 5 गुना का बोनस उसकी बॉडी को इंसानों की लिमिट के करीब ले जाएगा। और ये तब है जब वो अभी मामूली है। अगर वो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग करे तो लिन किए सोच भी नहीं सकता था कि वो किस लेवल तक ग्रो करेगा। और पीछे लिखी स्टेल्थ और नॉक्टर्नल एनिमल से बात करने वाली बात तो इंसानी दायरे से बिल्कुल बाहर थी। लिन किए ने अपने दिल में उठ रही एक्साइटमेंट को दबाया और एक गहरी सांस ली। उसे सच में नाइट वॉचमैन ज्वाइन करने का कोई शौक नहीं था, ना ही वो उन मिथिकल क्रीचर्स से लड़ना चाहता था। लेकिन आखिरकार वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही था और सुपरनैचुरल पावर के लिए अट्रैक्शन ना होना नामुमकिन था। और वैसे भी ताकतवर बनकर ही वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता था। आखिरकार लिन किए ने मन बना लिया और अपनी नजरें सामने बैठी निक्स पर टिकाई।
इस वक्त निक्स उसे बड़े प्यार से देख रही थी, अपने हाथों से उसके बाल सहला रही थी और खुद से बड़बड़ा रही थी। थानेटॉस, पिछले 3000 साल तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? लिनकिए चुपचाप बैठा रहा, निक्स को मिक्स्ड इमोशंस के साथ देखता रहा। जैसा उसने अंदाजा लगाया था, अभी निक्स की जो हालत है वो वास और अपने बच्चे में फर्क नहीं कर सकती, तो वो ये कैसे पहचानेंगी कि लिनकी उसका बेटा नहीं है? वो याद में बीमार पड़ गई थी और अपने आसपास की हर चीज को अपना बच्चा समझने लगी थी। लेकिन वो बोतलें और डब्बे आखिरकार इंसान नहीं थे, वो निक्स को जवाब नहीं दे सकते थे। इसलिए जब सांस लेता, हिलता डुलता और माँ बोलने वाला लिनकी सामने आया तो निक्स जैसे जिंदा हो गई। आखिरकार उसे अपना स्पिरिचुअल सहारा मिल गया। ये उसका दिल खोलने का पहला कदम था और यही वजह थी कि ट्रीटमेंट प्रोग्रेस सीधा 3% पर पहुंच गई थी। निक्स मुस्कुराई और बोली, थैनेटॉस, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई तुम्हें कितना मिस करता है? उसे जल्दी से गले लगाओ। ये बोलकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वास लिनकिए की तरफ बढ़ा दिया। लिनकिए स्पीचलेस था। मजबूरी में लिनकिए को वो वास लेना पड़ा और उसे सहलाने का नाटक करना पड़ा। ठीक उसी वक्त उसकी नजर निक्स की बाहों में पड़ी और उसने अपने बाकी भाई बहनों को देखा। वो शॉक रह गया। निक्स की बाहों में लेबल्स लगी हुई कई बोतलें और डब्बे थे। उनके कलर्स भी अलग अलग थे। उनमें से एक बोतल के लेबल पर लिनकिए ने साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा देखा, हैलोपेरिडॉल। लिनकिए का मुंह खुला का खुला रह गया। हैलोपेरिडॉल? ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों है? क्या ये वही दवाई नहीं है जो साइकाइट्रिस्ट ने दिन में लिस्ट पर लिख कर दी थी? और उसके पीछे 2 शब्द और लिखे थे, गॉड्स यूज, यानी देवताओं के लिए। उस पल लिनकिए को जैसे कुछ क्लिक हुआ और वो अचानक एक्साइटेड हो गया। उसने वो वास वापस निक्स को पकड़ाया और जल्दी से बोला, मैं बस अभी आया। फिर वो हवा के झोंके की तरह मेंटल हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और सीढ़ियों के आखिर में उसे वो कमरा मिल गया, ड्रग स्टोरेज रूम। कमरे का दरवाजा खुला था। निक्स जरूर पहले यहाँ आई होगी, वरना वो इतने सारे भाई बहनों को उठाकर ना ले जाती। लिनकिए तेजी से अंदर गया, थोड़ी देर ढूंढा और आखिरकार एक बड़े से मेटल कैबिनेट के सामने रुक गया। उसकी आंखों की चमक बढ़ती गई। उसके सामने दवाइयों से भरी एक पूरी दीवार थी। वहाँ कई तरह की दवाइयाँ थीं और ज्यादातर साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट के लिए थीं। उनमें हैलोपेरिडॉल, क्लोरप्रोमाजीन वगैरह शामिल थी जो उसने अभी देखी थी। साथ ही काफी सारे ट्रैंक्विलाइजर्स भी थे। इन सभी दवाइयों के पीछे वही 2 शब्द लिखे थे, गॉड्स यूज। लिनकिए के मुंह पर एक स्माइल आ गई। उसे पहले ही सोच लेना चाहिए था, ये गॉड्स के ट्रीटमेंट के लिए बना मेंटल हॉस्पिटल है। जब ये हॉस्पिटल है तो यहाँ दवाई रखने का कमरा भी होगा ही, और अंदर की दवाइयाँ गॉड्स की बॉडी के हिसाब से स्पेशल होंगी। वो बाहर से असली दवाइयाँ नहीं ला सकता था, लेकिन यहाँ उसे गॉड्स पर काम करने वाली दवाइयाँ मिल गईं। अब चीजें काफी आसान लग रही थी। लिनकिए ने वही कुछ बोतलें निकाली जो डॉक्टर ने दिन में लिस्ट पर लिखी थी और भागता हुआ नीचे निक्स के पास आया। उसने समझाया, ये दिन में 1 बार 2 गोली और ये वाली दिन में 3 बार 1 गोली, याद से खा लेना। निक्स बस गौर से लिनकिए को देखती रही, जैसे उसके चेहरे पर कोई फूल खिला हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने लिनकिए की बात सुनी ही नहीं। लिनकिए ने निक्स का रिएक्शन देखकर बेबस होकर आह भरी और बोला, ओह, रहने दो, मैं तुम्हें रोज खुद खिला दिया करूंगा। एक सिवियर मेंटल पेशेंट से ये उम्मीद करना कि वो खुद दवाई याद रखेगी, वैसे भी मुश्किल था। लिनकिए की ये बात सुनकर निक्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुशी से मुस्कुरा रही थी। लिनकिए ने जब निक्स को दवाई खिला दी तो वो अपने दिमाग से वापस आ गया और धीरे धीरे सपने में डूब गया। इस बार उसे वो थका देने वाला सपना नहीं आया जिसमें वो 5 साल तक दरवाजा खटखटाता रहता था। जब से गॉड्स मेंटल हॉस्पिटल उसके साथ जुड़ा था, ऐसा लगा जैसे उस पुराने सपने की जंजीरें टूट गई हों और आखिरकार उसे एक चैन की नींद मिली। उसने एक बहुत प्यारा सपना देखा। सपने में वो यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गया, करियर में सक्सेसफुल हो गया और आंट और यांग के साथ एक बड़े से घर में रहने लगा। उसने देखा कि वो तीनों आखिरकार घूमने गए हैं, वो पहाड़ और पानी देखने जो अब तक सिर्फ टीवी पर दिखते थे। अपनी पुरानी डिसेबिलिटी और घर की तंग हालत की वजह से लिनकिए पिछले 17 सालों में कभी कैंगनान सिटी से बाहर नहीं गया था। घूमना तो दूर की बात है, दिल से वो अभी भी बाहर की दुनिया देखने के लिए तरसता था। सुबह अलार्म बजा। लिनकिए ने सुस्ती से उठकर कपड़े बदले और स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। दरवाजा खोला तो देखा आंटी जल्दी जल्दी जूते बदल रही थीं। आंटी, आज इतनी जल्दी काम पर? आंटी ने बताया, फैक्ट्री में नया माल आया है, जल्दी प्रोसेस करना है। मैं निकल रही हूँ, तुम भाई के साथ ब्रेकफास्ट कर लो, लेट मत होना।
ठीक है। जब आंटी दरवाजा बंद करने ही वाली थी, लिन किए ने फिर आवाज दी, आंटी। आंटी रुकी और शक से देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। लिन किए ने थोड़ा हिचकिचाया, सर हिलाया और स्माइल करके बोला, जब आप वापस आएंगी तो एक खुशखबरी दूंगा। आंटी ने मुस्कुराकर डांटा, ये लड़का मुझसे अभी भी पहेलियां खेल रहा है। ठीक है, अभी मैं जल्दी में हूँ, शाम को बताना। फिर उन्होंने दरवाजा बंद किया और तेजी से नीचे भागी। लिन किए दरवाजे पर खड़ा रहा, सर झुकाकर कुछ सोचता रहा। अचानक उसने सर उठाया, जैसे कोई फैसला कर लिया हो। वो स्लीपर्स पहने हुए ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कॉरिडोर के एंट्रेंस पर खड़े होकर वो नीचे की तरफ चिल्लाया, आंट, मैं देख सकता हूँ। अगले ही पल नीचे से भागने की आवाज रुक गई। 5वीं मंजिल तक आंटी की कांपती हुई आवाज आई, क्या कहा तुमने? फिर से बोलना। मैं देख सकता हूँ, मैं ठीक हूँ आंटी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद नीचे जाने से भी ज्यादा तेजी से ऊपर आने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही सेकंड्स में हांफती हुई आंटी लिन किए के सामने खड़ी थी। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन मुंह के कोने अनजाने में ही ऊपर उठ रहे थे। देख सकते हो? सच में धुंधला तो नहीं है, डबल तो नहीं दिख रहा, दर्द हो रहा है, रोशनी चुभती तो नहीं, बिल्कुल नहीं आंटी। लिन किए मुस्कुराया। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी आंखों से वो काला सटेन का कपड़ा खोला। उसकी बेहद खूबसूरत आंखें धीरे से खुली। मैं सच में ठीक हूँ आंटी। आंटी बस उन आंखों को घूरती रही और बिना रुके उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो मुस्कुराईं और उनके चेहरे की झुर्रियां किसी फूल की तरह खिल गईं। 40 की उम्र में वो किसी बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी। 10 सालों में लिन किए ने उन्हें ऐसे मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा था। आंट ने लिन किए को जोर से गले लगा लिया। लिन किए महसूस कर सकता था कि उनका शरीर कांप रहा था। ठीक है, हमारे श्याओची का बुरा वक्त आखिरकार खत्म हुआ। आंटी ने उसे छोड़ा, आंसू पोंछे और हंसी। श्याओची, अब मुझे काम पर जाना है। शाम को आते वक्त मैं ढेर सारा खाना लाऊंगी। आज हम जश्न मनाएंगे। शुक्रिया आंटी। आंटी तेजी से सीढ़ियां उतर गईं। गालों पर अभी भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके कदम पहले से कहीं ज्यादा हल्के थे। लिन किए ने उन्हें जाते हुए देखा और लाल आंखों के साथ कमरे में वापस आ गया। दरअसल वो पहले शाम का इंतजार करना चाहता था। फिर उसे लगा कि मूवीज में जो लोग ऐसे फ्लैग सेट करते हैं, मतलब मैं वापस आकर बताऊंगा, उनका अंजाम अक्सर बुरा होता है। वो नहीं चाहता था कि आंट को कुछ भी हो, भले ही ये बस एक मेटाफिजिकल डर क्यों ना हो। इसलिए उसने उस फ्लैग को फाड़कर पैसिफिक ओशन में फेंक दिया। जैसे ही लिम किए मुड़ा, उसने देखा यांगजिन उसके पीछे खड़ा था, गोद में कुत्ता लिए हुए। उसकी आंखें भी लाल थीं। दोनों भाइयों ने 2 सेकंड एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ हंस पड़े। भाई, बधाई हो। हाँ, अब वो सनग्लासेस जो तुमने दिए थे फाइनली काम आएंगे। लिन किए ने यांगजिन के सर पर हाथ फेरा। सेकंड मिडिल स्कूल। जब लिन किए क्लासरूम में घुसा तो पूरा क्लास शांत हो गया। सब लोग कंफ्यूजन में घूरते रहे। फिर किसी ने धीरे से पूछा, तुम लिन किए हो? लिन किए ने, जिसने आंखों से काली पट्टी हटा दी थी, आईब्रोज उठाई और हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर की शांति के बाद क्लास में शोर मच गया। डिस्कशन पहले से भी गर्म हो गया। उसकी आंखें ठीक हो गईं? हाँ, अब वो देख सकता है। उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं। हाँ यार, पहले पता ही नहीं चला कि वो इतना हैंडसम है। लड़कियों का देखने का नजरिया बदल गया था। वो झुंड बनाकर फुसफुसाने लगी और बीच बीच में उसे देखने लगी। लड़के भी पास आए और ढेर सारे सवाल पूछने लगे। जब कंफर्म हुआ कि वो सच में ठीक हो गया है तो सब बहुत हैरान हुए। लिन किए ने कहा, मुझे दिखता था, बस रोशनी बर्दाश्त नहीं होती थी। कल हॉस्पिटल गया था, तब सबको याद आया कि वो कल एब्सेंट था। इस शोर शराबे में सिर्फ 2 लोग अलग बिहेव कर रहे थे। एक लियू युआन, जो कोने में सर झुकाए बैठा था और कन अखियों से लिन किए को देख रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसे याद था कि उस दिन भागते वक्त इसने लिन किए को जोर से टक्कर मारी थी। भागने के बाद उसे लगा था कि अंधा लिन किए मॉन्स्टर से नहीं बच पाएगा। भले ही उसे थोड़ा गिल्ट हुआ था, लेकिन उसने ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। लेकिन हुआ ये कि जियांग चियन मारा गया और लिन किए जिंदा बच गया, और अब उसकी आंखें भी ठीक हैं। लियू युआन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या फील करे, शर्मिंदगी, गिल्ट या अफसोस। भले ही लिन किए की पीठ लियू युआन की तरफ थी, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन लियू युआन के चेहरे के एक्सप्रेशंस साफ देख सकती थी। तभी एक और बंदा लिन किए के पास आया, ली यीफे। वो लिन किए के डेस्क के पास ऑकवर्ड होकर खड़ा था।
उसने इधर उधर देखा, झुका और लिन किए के कान में फुसफुसाया, किए वो क्या तुम मेरे साथ बाहर आ सकते हो, कुछ बात करनी है। लिन किए ने बस एक पल हिचकिचाया और हाँ में सर हिला दिया।